स्टोरी पता है? नहीं, बट जितना जो लिखा हुआ है बस उतना ही पता है मुझको। वो देख के आते हैं एक बार। आप लोग को कुछ सवाल हो तो आओ। तो आप लोग जानना चाहते थे कि ये दो स्मारक जो हैं ये क्या हैं। तो ये जो दोनों स्मारक हैं ये याद कराते हैं उस युद्ध की जो 1814 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज और गोरखों के बीच में। और ये पहला एक ऐसा स्मारक होगा इस देश में जो विजेता ने पराजित की बहादुरी को सम्मानित करते हुए भी बनाया है। इस स्मारक में उन लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज की तरफ से लड़ते हुए अपनी जानें दी। और इस स्मारक में ये भी लिखा है कि किस प्रकार से बलभद्र थापा और उसकी सेना ने जिस बहादुरी का परिचय दिया अंग्रेजों से लड़ते हुए, उसका भी सम्मान करते हुए उन्होंने ये स्मारक बनाए हैं। 18वीं सदी में जो घटनाएं घटी उसकी परिणति 19वीं शताब्दी में आके इस युद्ध के रूप में हुई। और ये युद्ध इस बात को इंगित करता है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें यहाँ पर आकर गोरखों से ना लड़ती तो संभवतया आज हम जहाँ बैठे हैं वो इलाका भी नेपाल की भूमि में होता। तो सर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये कहाँ से शुरू हुआ ये एक लंबी कहानी है। इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठना पड़ेगा और 200 साल पीछे जाना होगा। सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों के समय से ही तिजारत करने, व्यापार करने हिंदुस्तान आ गई थी और धीरे धीरे उसने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। बंगाल में 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पे अपना कब्ज़ा जमा लिया। जब बंगाल पे उनका कब्ज़ा हो गया तो उन्हें ये पता चला कि तिजारत करने के अपने फ़ायदे तो हैं, व्यापार करने के अपने फ़ायदे तो हैं क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा है, लेकिन व्यापार के अलावा ज़मींदारी से जो राजस्व आता है, जो रेवेन्यू आता है, वो भी उतना ही फ़ायदेमंद है। तो अंग्रेज़ सरकार ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये तय किया कि वो अपना विस्तार करेंगे। भारत में इस उपमहाद्वीप में जितना ज़्यादा हो सके इलाकों पे कब्ज़ा करेंगे और तिजारत के साथ साथ शासन करने की भी स्थिति में आ जाएंगे। तो अंग्रेज़ 1757 के बाद से बढ़ते चले भारत की मुख्य भूमि की तरफ, और जो भारत का पूर्वी इलाका था जिसमें बंगाल, बिहार और मुख्यतः अवध, वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। और उसी तरफ जो भारत के पूर्वी इलाके में जो हिमालयी क्षेत्र था उसमें भी काफ़ी कुछ हो रहा था। 1750 के बाद गोरखा एक छोटा राज्य नेपाल की पहाड़ियों में था
और नेपाल जो है उस समय कई छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उसमें किरात थे, उसमें नेवाड़ी थे, उसमें मल्ला थे और गोरखा जो राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, वो लगातार अपने गोरखा राज्य का विस्तार कर रहे थे। 1750 के बाद से लगातार युद्धरत थे पृथ्वी नारायण शाह और उन्होंने धीरे धीरे करके काठमांडू घाटी में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। 1770 तक आते आते पृथ्वी नारायण शाह ने पूरे नेपाल को जीतकर उसको एक यूनिफाइड राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लिया और गोरखे काठमांडू में अपनी पूरी सत्ता को स्थापित करके उसके राजा बन गए। और यहीं से जो आज तलक का जो शाह वंश है उसका आधिपत्य पूरे के पूरे नेपाल के भूभाग में हो गया। इधर पृथ्वी नारायण शाह परिवार का पूरे नेपाल के ऊपर आधिपत्य और उधर से अंग्रेज़ों का लगातार अवध की तरफ बढ़ते जाना। और ये बताते चलें कि अवध की जो सीमाएं थीं वो नेपाल से लगती थी और उन्हीं सीमाओं पे लगातार जो है अंग्रेज़ों के और नेपाल के राजा के मतभेद उभरने लगे, चाहे वो गोरखपुर में हो, चाहे वो भूतवाल में हो, चाहे पूर्णिया में हो और चाहे सारण में हो। और यहीं से इस युद्ध की जो भूमिका है वो शुरू होती है। तो अभी आपको अब लिए चलते हैं युद्ध क्षेत्र में, जहाँ पर ये लड़ाई वास्तविक रूप से संपन्न हुई। ये रास्ता नाला पानी गांव होते हुए खालंगा तक जाता है, जहाँ पर ये युद्ध हुआ। तो अब हम आए हैं जहाँ पर एक्चुअली और वास्तव में ये युद्ध लड़ा गया है ना। और ये बैटल ग्राउंड जो है वो कैसे चुना गया और इसके पीछे की क्या रणनीति गोरखों की रही होगी, इसके बारे में भी आज पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी। तो सर गोरखा यहाँ आए कब थे? हाँ, ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि इस भूभाग में जो कि टिहरी रियासत का एक हिस्सा था, वहाँ तक गोरखे कैसे पहुँचे, ये लंबी कहानी है। 18वीं शताब्दी के मध्य में नेपाल में भी काफ़ी उथल पुथल मची थी। नेपाल जो कि काली नदी और अरुण नदी के बीच का एक पहाड़ी इलाका है मध्य हिमालय का, वो भी कई रियासतों में बटा हुआ था। कहीं किरात थे, कहीं नेवारी थे और कहीं गोरखों का शासन था, गोरखा प्रदेश था। पृथ्वी नारायण शाह गोरखों के राजा थे और लगातार युद्धरत रहे और 18वीं शताब्दी के मध्य आते आते वो काठमांडू के नज़दीक पहुंच गए। काठमांडू जीतने के बाद, नेवारियों को हराने के बाद और वहाँ पर मल्ला जो राजवंश था उसके शासन को समाप्त करने के बाद उन्होंने काठमांडू को अपनी राजधानी बना लिया। तो काठमांडू चूँकि मुख्य क्षेत्र था नेपाल के भूभाग का और काठमांडू पे अधिपत्य होने के बाद संपूर्ण प्रदेश में, उस पहाड़ी राज्य में पृथ्वी नारायण शाह का यानी गोरखों का शासन स्थापित हो गया। नेपाल को एकीकृत करने में और विभिन्न जो जनजातियां थी उनको इकट्ठा करने में पृथ्वी नारायण शाह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और नेपाल एक एंटिटी के रूप में, एक संपूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आ जाता है ना। और राज परिवार स्थापित हो जाता है। पृथ्वी नारायण शाह ने अपने आप को पूरे नेपाल का एक राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन जिसे कहते हैं हम राज परिवार और राज दरबार के जो षड्यंत्र हैं उससे भी अछूता नहीं रहता। लगातार
हत्याओं का, षड्यंत्रों का दौर चलते रहता है ना। कई 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 हत्याएं उसमें होती हैं जो कालू पांडे जैसे जो जो प्रधानमंत्री की हैसियत जिनकी होती है गोरखा राज्य में, उनकी भी हत्या हो जाती है। और इसी प्रकार जो है राज परिवारों के अंदर के षड्यंत्र भी लगातार चलते रहते हैं, है ना। तो 1790 तक आते आते पूरे नेपाल के ऊपर इस परिवार का शासन जो है वो हो जाता है। और इसी के साथ साथ नेपाल का जो विस्तारवादी नीतियां हैं, नेपाल अपना विस्तार करना चाहता है और उसी दौर में वो तिब्बत के कुछ इलाकों को कब्जा कर लेता है। जब तिब्बत के जो दलाई लामा हैं वो मिंग शासन से जो है चीन के जो मेनलैंड का मुख्य भूमि का शासन है चीन का, उससे मदद मांगते हैं और चीन की फ़ौज जो है वो नेपाल के अंदर तक घुस आती है। और नेपाल के राजा अंग्रेज़ों से, जो कि भारतीय भूमि में अवध से होते हुए उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनसे मदद मांगते हैं जिससे कि चीनी फ़ौजों से लड़ा जा सके। लेकिन जब गवर्नर जनरल किलपैट्रिक को नेपाल भेजते हैं, तब तक नेपाल में और चीन में समझौता हो जाता है और चीन की सेनाएं वापस हो जाती हैं। नेपाल में बहुत बड़ा एक समूह योद्धाओं का, जिसमें अमर सिंह थापा हैं, जिसमें भीमसेन थापा हैं, जिसमें हस्तिदल चौधरियाँ हैं, इन सब का जमावड़ा काठमांडू में रहता है। और राज परिवार को शायद लगता है कि इतने सारे योद्धा अगर यहाँ रहेंगे तो यहाँ शासन करना और शासन के षड्यंत्रों से बचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तय होता है कि पश्चिम की तरफ कुमाऊँ, गढ़वाल और हिमाचल तक के जो राज्य हैं, वहाँ तक जो है नेपाली शासन का विस्तार किया जाए। कुमाऊँ बिना किसी लड़ाई के अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौधरिया के नेतृत्व में बिना किसी लड़ाई के गोरखों के अधिपत्य में आ जाता है। और गोरखे 10,000 की सेना लेकर लंगूर गढ़ी तक आ जमते हैं। सालों तक लंगूर गढ़ी में गढ़वाली जो सैनिक हैं, गढ़वाली टिहरी राजा के जो सैनिक हैं, लगातार मुकाबला करते रहते हैं नेपाल के गोरखा सैनिकों का। और लंगूरगढ़ी पौड़ी क्षेत्र में है, जो आज का पौड़ी क्षेत्र है, उसमें एक बड़ा गढ़ हुआ करता था। आपको तो मालूम ही है कि जिस प्रकार से 52 गढ़ों को इकट्ठा करके गढ़वाल राज्य का निर्माण किया था राजा अनंगपाल ने, उसी में से एक लंगूरगढ़ी का गढ़ था। और ज़बरदस्त प्रतिरोध गढ़वाली सैनिकों ने वहाँ किया। लेकिन कब तक करते? गोरखों की सेना बिल्कुल यूरोपियन तौर तरीक़ों से सुसज्जित थी। उसमें जो उनकी मिलिट्री हायरार्की थी वो भी यूरोपियन ही थी। और उसके साथ साथ बंदूकों का और तोपों का चलन गोरखों ने अपने यहाँ कर लिया था, जिसका मुकाबला बहुत समय तक गढ़वाल के राजा नहीं कर पाए। और उसके बाद एक बड़ी घटना घटती है, 1803 का बड़ा विनाशकारी भूकंप। और कहते हैं कि समकालीन इतिहास में बड़ा भूकंप था, और जिस तरीके की भयावहता थी उसकी, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो 8 रिक्टर स्केल से कम नहीं रहा होगा। बड़ा भारी नुकसान हुआ। श्रीनगर के आधे से ज़्यादा मकान ज़मींदोज़ हो गए और राजा की ताकत भी बहुत कम हुई उससे। गोरखों ने इसे भांप लिया और आपदा में अफसर के अनुसार उन्होंने हमला बोल दिया। प्रद्युमन शाह मुकाबला नहीं कर पाए और अपनी सेना के साथ बाड़ाहाट की ओर कूच कर गए। गोरखों की सेना उनका पीछा करती रही और वापस वो देहरादून होते हुए सहारनपुर चले गए। गोरखे भी देहरादून पहुंच गए। सहारनपुर में राजा प्रद्युमन शाह ने फिर से एक सेना इकट्ठी करी। उनके पास
हीरे जवाहरात और साथ में एक बद्रीनाथ की प्लेट भी थी। उन्होंने 50,000 रुपये में बद्रीनाथ की प्लेट गिरवी रखी और 50,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और देहरादून आ गए। तो जनवरी 1804 में खुड़बड़ा गुरु राम राय दरबार के पास एक गांव है, वहाँ पर ये युद्ध चालू हुआ फिर से गोरखों के साथ टिहरी के राजा का। एक सुबह जनवरी की टिहरी के राजा अपने टेंट से बाहर निकल के एक चौधरी दलेल सिंह थे मियांवाला के, उनके साथ खड़े होकर चर्चा कर रहे थे। तभी दूर कहीं से किसी गोरखा सैनिक ने निशाना लगाया और राजा को गोली मार दी। इस प्रकार से प्रद्युमन शाह का देहांत हुआ और उनके बेटे प्रीतम शाह, उनको बंदी बना लिया गया। बंदी बना के नेपाल भेज दिया गया और वो 1815 तक नेपाल में गोरखों के बंदी के रूप में वहाँ रहे। सुदर्शन शाह ज्वालापुर की तरफ भाग गए और राजा के एक और भाई पराक्रम शाह वो राजा हिंदौर के शरण में चले गए। इस प्रकार से गोरखों का आधिपत्य पूरे गढ़वाल राज्य में, कुमाऊं राज्य में हो गया। अमर सिंह थापा, रंजोर थापा, हस्तिदल चौतरिया, भक्ति थापा, इनके नेतृत्व में गोरखों की फ़ौजों ने लगातार पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए सतलुज नदी के पूर्वी किनारे तक पूरे इलाके के राजाओं को परास्त कर अपना शासन कायम कर दिया। तो उस लिहाज से अगर हम कहें कि अमर सिंह थापा जो हैं वो मध्य हिमालय के नेपोलियन थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 10,000 15,000 गोरखा सैनिकों के बल पर उन्होंने मध्य हिमालय के इस पूरे इलाके पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो आप जानिए कि काली नदी से लेकर और सतलुज नदी के पूर्वी किनारे तक, पश्चिमी किनारे पे राजा संसार चंद का राज्य और इस तरफ पूर्वी किनारे से काली नदी तक गोरखों का या नेपाल का शासन पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है। और सभी इलाके विभिन्न गोरखा कमांडर्स को बांट दिए जाते हैं और वो अपना वहाँ से राजस्व इकट्ठा करते हैं और अपना खर्चा काम काज चलाते हैं। गोरखा कमांडर ही जो हैं वही रेवेन्यू कलेक्टर भी हो जाते हैं, राजस्व जो है इकट्ठा करने का काम वही करते हैं और जो भी राजस्व मिलता है उससे सेना के खर्चे चलते हैं। और देहरादून की जब हम बात करते हैं तो देहरादून में गोरखा शासन स्थापित हो गया और गोरखों ने यहाँ पर अपने कानून लागू कर दिए। तो कहते हैं कि गोरखों का जो राज्य था उन्होंने बहुत आयरन हैंड से यानी लोहे के हाथों से यहाँ पर शासन किया और ये भी बताते हैं कि 40% तक का लगान लगाया गया, जिससे पहाड़ों की खेती बर्बाद हो गई। लोग जो हैं गरीबी की रेखा से नीचे चले गए और बहुत से लोग खेती पाती छोड़कर भाग गए। देहरादून के बड़े जमींदार थे, पुंडीर जमींदार थे, जो शिवालिक से आकर यहाँ पर जिन्होंने जमींदारी स्थापित की थी, वो सब लोग भी धीरे धीरे यहाँ से खिसक लिए और वापस शिवालिक के पार जाकर रहने लगे। तो देहरादून कहते हैं कि उस समय बिल्कुल उजाड़ जैसा हो गया था। अब गोरखों ने यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित किया। गुरु राम राय दरबार यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार हुआ करते थे। तो गोरखों ने उनको भी काफ़ी, दरबार के महंतों को भी काफ़ी परेशान करने का काम किया। कहते हैं कि हरिद्वार के बाज़ारों में जो गोरखों की चौकी थी, वहाँ पर हर वक्त सैकड़ों गढ़वाली खड़े मिलते। बताया जाता है कि गोरखों ने गढ़वालियों को हरिद्वार के बाजार में दासों के रूप में बेचा। अब ये कितना सही है, लेकिन इतिहास में दर्ज है
अंग्रेज़ों ने जो कि दूसरी तरफ वहाँ काबिज थे, उन्होंने बहुत से गढ़वालियों को वहाँ बिकते देखा है। और गढ़वाली जो बंदी थे उनकी कीमत उस ज़माने में गाय भैंस और बैलों से भी कम थी, ऐसा बताया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तो नहीं मिलता है, लेकिन ये ज़रूर माना जाता है कि गोरखों का शासन बहुत आतंक का शासन था, जिसकी वजह से दुहन घाटी में खेती प्राय ख़त्म हो गई और ज़्यादातर लोग जो हैं खेती से विलग होके इधर उधर छुपते फिरते, और उसका बड़ा भारी असर जो है इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है ना। और बहुत पुराने, अगर आप देहरादून से लगते हुए पहाड़ी इलाकों में जाएं तो बहुत से गीत ऐसे मिलते हैं जो गोरखों के इस शासन के बारे में बताते हैं। तो 1806 तक आते आते गोरखे पूरी तरीके से मजबूती से यहाँ कायम हो गए, सारा प्रतिरोध समाप्त हो गया। राजा प्रद्युमन शाह मारे जा चुके हैं, सुदर्शन शाह जो है वो ज्वालापुर में जो कि गोरखों की टेरिटरी में नहीं था, उनके क्षेत्र में नहीं था, वहीं रह रहे हैं। उनका भाई जो है वो कुमाऊं में गोरखों के बंदीगृह में है। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। हम डाट वाले मंदिर को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो और वही इलाका जो है गोरखों के क्षेत्र में था। तो उन्होंने सोमनाथ गोसाई को कहा कि आप जो हैं डाट वाली जगह पर, जो कि गोरखों के इस इलाके के क्षेत्र का एक किनारा था, वहाँ पर एक चौकी स्थापित करें और साथ ही साथ एक मंदिर स्थापित करें। तो वहाँ भद्रकाली का एक मंदिर स्थापित किया गया। बताया तो ये भी जाता है कि जो मंदिर अभी वहाँ है वो शायद वो नहीं था और एक दूसरी जगह पर मंदिर था। लेकिन अब चूँकि बहुत कुछ अभी भी खोजा जाना बाकी है, तो हम यही मान के चलते हैं कि डाट वाली जगह पर चौकी थी, वहीं मंदिर की स्थापना हुई और वहीं से सभी आने जाने वालों के ऊपर निगाह रखी जाती। गोरखों के बारे में मशहूर है कि वो बेहतरीन लड़ाके थे, बेहतरीन लड़ाके। और उनके बारे में कहा जाता है कि जब क्लोज क्वार्टर्स की लड़ाई होती है, जब आमने सामने की लड़ाई होती है, तो गोरखे लड़ाकों का कोई जवाब नहीं है। और उनका एक विशेष हथियार, जैसे सिख लोग कृपाण रखते हैं, जैसे और लोग अपने अपने परंपराओं के हिसाब से हथियार रखते हैं, तो गोरखों का भी एक बड़ा मशहूर हथियार है जिसको खुकरी के नाम से जाना जाता है। तो ये खुकरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गोरखों का हथियार है, इसको खुकरी कहा जाता है। और ये आगे से थोड़ी क्रुकेड होती है, थोड़ी मुड़ी भी होती है, और उनको ये ट्रेनिंग होती है कि आप इस खुकरी के एक वार से क्या भैंसे की गर्दन काट सकते हैं, क्या बकरी की गर्दन काट सकते हैं। सो दे आर ट्रेन्ड। उनको बचपन से ही इस हथियार को, खुकरी को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और वो इतने माहिर थे कि अगर आप किसी गोरखा सैनिक के नज़दीक पड़ गए और उसके हथियार की वार की जद में हैं, तो आपका बचना नामुमकिन होता था। और चूँकि गोरखे पहाड़ी राज्य के पहाड़ी थे और असीम धैर्य वाले, छोटे कद के और सुगठित शरीर वाले, उनसे भिड़ना जो है वो मौत को दावत देना होता था। तो किसी ने कहा है ना एक बार कि अगर कोई कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, तो या तो वो कोई मूर्ख है या फिर वो गोरखा है। सैनिकों की ये कौम एक ऐसी है दुनिया में जो मृत्यु से कतई नहीं डरती है। और फिर उनकी वॉर क्राई, बैटल क्राई, जय माँ काली, आयो गोरखाली, और इसके उद्घोष के साथ जब वो चार्ज करते थे तो बड़ी बड़ी सेनाओं के पसीने निकल जाया करते थे।
तो उन्होंने सोमनाथ गोसाई को कहा कि आप वहाँ चौकी स्थापित करें, जिससे कि हर आने जाने वाले के ऊपर निगाह रखी जा सके। और मंदिर वहाँ इसलिए बनाया क्योंकि गोरखों की इष्ट देवी भद्रकाली हैं। और डाट वाली का मंदिर इसलिए बोलते हैं कि डाट का मतलब जो है एक बड़ी चट्टान होता है, और उस चट्टान के ऊपर कोई मंदिर बने तो उसको डाट वाली माता कहा जाता है। तो आज भी ये मंदिर बिल्कुल वहीं उसी स्थान पर है। और अब तो दो मंदिर हैं वहाँ, पहले भद्रकाली का सुरंग से पहले, और सुरंग के बाद डाट काली का मंदिर। और सोमनाथ गोसाई का परिवार आज भी उस मंदिर के महंत हैं और उसका संचालन कर रहे हैं। तो गोरखों का ये बड़ा ज़बरदस्त उनका एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत आयरन हैंड के साथ, और लगान वसूलना, और जिसका जो लगान नहीं दे पाया उसकी ज़मीनों को ज़ब्त करना, उसके परिवारों को बंदी बना लेना, और उससे कर्ज़ा वसूल करने के लिए उसको बेच भी देना, वो उनके काम का एक हिस्सा था। पूरे मध्य भारत में गोरखे, मध्य हिमालय के पूरे इस क्षेत्र में गोरखे फैल गए, और उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा राज्य जो है वो स्थापित कर लिया। कुमाऊं में हस्तिदल चौधरिया, और गढ़वाल में और हिमाचल में अमर सिंह थापा, उनके लड़के रणजोर थापा, उनके भतीजे बलभद्र कुंवर, और एक बहुत ही मशहूर नाम है जो कि हिमाचल में मलौन के आसपास जो शासन व्यवस्था संभालते थे, भक्ति थापा। भक्ति थापा को एक नेपाली नेशनल हीरो के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से उनका शासन स्थापित हो गया, और 14 साल तक उन्होंने आयरन हैंड बिल्कुल पूरी सख्ती के साथ शासन किया। और नेपाल के राज परिवार के लिए ये कुछ सुखद स्थिति भी थी कि उनका शासन जो है सुदूर सतलुज नदी के किनारे तक हो गया, और जितने बड़े नामी योद्धा थे वो काठमांडू से बाहर थे। तो काठमांडू अपेक्षाकृत शांत हो गया, लेकिन जो वहाँ के राज परिवार के षड्यंत्र थे वो कम नहीं हुए। पृथ्वी नारायण शाह के बाद बहादुर शाह आए। बहादुर शाह को भी जो है वहाँ बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें देश निकाला भी दिया गया, उनको बंदी भी बना के रखा गया, और बड़े बुरे हालात में जो है उनकी मृत्यु हुई। और 1790 और 1792 और 1800 के पहले दशक में इस कदर षड्यंत्र हुए कि कई लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा, और एक नाबालिग बच्चे को गद्दी सौंप दी गई, जिनको गिरवन गोद शाह के नाम से जाना जाता है, और उनकी माँ रेजेंट क्वीन थी। और भीमसेन थापा प्रधानमंत्री हुए, और भीमसेन थापा को कहा जाता है कि वो बहुत ताकतवर और बहुत लंबे समय तक उन्होंने उस प्रधानमंत्री पद को संभाला, जिससे नेपाल की सत्ता को एक स्थायित्व भी मिला। और चूँकि जो बड़े सेनापति थे, जो बड़े लड़ाकू कद्दावर लोग थे, वो सब नेपाल की सीमा से बाहर, तो नेपाल में अपेक्षाकृत जो है सत्ता संघर्ष इस वजह से भी कम रहे कि ज़्यादातर लोग तो शासन को संभालने के लिए पूरे मध्य हिमालय में फैल गए। तो लिहाजा कई समय तक, लंबे समय तक 1814 तक आप जानिए हैं कि इस पूरे भूभाग पे उनका शासन रहा, और उन्होंने बहुत ताकत के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कैपेबिलिटी के साथ इसको यहाँ पर शासन किया। लेकिन लोगों के मन में लगातार असंतोष भी बढ़ता जा रहा था। बहुत से लोगों को देहरादून छोड़कर शिवालिक के पार जाना पड़ा,
क्योंकि यहाँ गोरखों के रहते हुए उनका जीवन यापन संभव नहीं था। तो और पहाड़ों में भी उनके अत्याचारों का काफ़ी लोगों के अंदर मन ही मन काफ़ी विरोध था, जो हमें जब लड़ाई शुरू होती है अंग्रेज़ों के साथ, तब लोगों का ये आचरण जो है सामने आता है, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलके गोरखों को इस मध्य हिमालय में हराने का काम किया। अंग्रेज़ों की एंट्री या ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री इस कहानी में कैसे होती है, इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। इधर गोरखे अपना राज जमाए बैठे थे और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी पलासी के युद्ध के बाद बंगाल पर काबिज हो गई। बंगाल बिहार एक ही क्षेत्र में शामिल था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में काबिज हो जाती है तो उत्तर की तरफ बढ़ने लगती है। कंपनी को ये एहसास होता है कि व्यापार तो हम कर ही रहे हैं, मुनाफा तो हम कमा ही रहे हैं, लेकिन ज़मींदारी से जो राजस्व मिलता है, ज़मींदारी से जो रेवेन्यू मिलता है, वो भी बहुत बड़ी आमदनी उनके लिए हो जाती है। और उनको अंग्रेज़ सरकार से इंग्लैंड में भारत के ऊपर शासन करने की मंजूरी भी मिल जाती है। तो लिहाजा कंपनी की विस्तारवादी नीतियों को बल मिलता है और वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अवध आता है, और 1803, 1804, 1805 तक आते आते वो अवध को सबड्यू कर लेते हैं, अवध को दबा लेते हैं, और वहाँ के नवाब को वो अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। 1805 तक आते आते मेरठ में अंग्रेज़ अपना गैरिजन बना लेते हैं, बरेली में अपना गैरिजन बना लेते हैं, और लुधियाना तक वो अपना एक फौजी संस्थान बना लेते हैं। तो अब कंट्रोल में है अंग्रेज, और इसी दौरान उनको लगता है कि तिब्बत का रास्ता नेपाल होके जाएगा, और चूँकि अवध का हिस्सा नेपाल की टेरिटरी से मिलता था, नेपाल के क्षेत्र से मिलता था, और अवध में और नेपाल के शासन में अवध के कुछ इलाकों को लेकर हमेशा से डिस्प्यूट रहा है, हमेशा से उनमें आपस में विरोधाभास रहा है। तो कुछ इलाके जो अवध के थे उस पर हमेशा से नेपाल अपना आधिपत्य मानता रहा है। तो जब अंग्रेज़ आ गए तो नेपाल ने सोचा कि ये अच्छा मौका है इन इलाकों को अपने नियंत्रण में लेने का, जिसमें भूतवाल तहसील, जिसमें सारण, पूर्णिया और गोरखपुर के कुछ इलाके शामिल होते हैं। तो जब अंग्रेज़ों का आधिपत्य अवध पे हो जाता है तो अंग्रेज़ स्वाभाविक तौर से इन इलाकों में अपनी सेनाएं तैनात कर देते हैं, और भूतवाल चौकी एक पुलिस पोस्ट होती है अंग्रेज़ों की, जहाँ पर कई सैनिक और फौजदार वगैरह रहते हैं। तो गोरखे लगातार उसके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, और एक आक्रमण ऐसा हुआ
जिसमें मुनीराम फौजदार नामक गोरखा कमांडर ने भूतवाल की चौकी पर ज़बरदस्त हमला बोला और 18 सैनिकों को मार गिराया और वहाँ के सारे हथियार लूट के ले गए। और ये खबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर कोलकाता पहुँचती है तो हड़कंप मच जाता है। और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स एक बैठक बुलाते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं और इसके ऊपर विचार होता है कि क्यों ना नेपाल की टेरिटरीज़ के ऊपर, नेपाल के क्षेत्रों के ऊपर हमला कर दिया जाए, है ना। आगे इस कहानी को अंग्रेज़ों का जो पक्ष है, अभी हमने गोरखों के पक्ष की बात की, अंग्रेज़ों के पक्ष के ऊपर भी बात करते हैं। इस कहानी में दो महत्वपूर्ण किरदार हैं। एक बलभद्र थापा जो कि देहरादून में गोरखा कमांडर थे, और दूसरे मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी, है ना। और इसी वजह से भी, शायद इन दोनों की वजह से ही खालंगा का जो युद्ध है वो इतिहास में दर्ज हुआ। रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी वॉज आयरिशमैन और उनका परिवार स्कॉटलैंड से आयरलैंड आके बस गया था। उनके पिता रॉबर्ट जिलेस्पी, उन्होंने 3 शादियां की। पहली 2 शादियों से कोई बच्चा नहीं हुआ। तीसरी शादी की तो एक पुत्र रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी और एक बेटी उनको हुई। रॉबर्ट को पढ़ने स्कूल भेजा, शिक्षा दीक्षा चालू हुई। बेहद ही चंचल लड़का था वो, और 17 साल का होते होते उसको फौज में कमीशन दिला दिया गया। वो ज़माने अलग किस्म के थे। उस ज़माने में किसी को अपना बच्चा फौज में भेजना होता अफसर बनाने के लिए, तो कमीशन खरीदा जा सकता था। आज की तरह नहीं कि कंपटीशन होते हैं और उसमें जो बेहतर होता है वो उसको चयनित किया जाता है, उसको चूज़ किया जाता है और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनको अफसर बनाया जाता है। लेकिन उस ज़माने में जो पैसे वाले परिवार हुआ करते थे वो अपने बच्चों के लिए कमीशन खरीद लिया करते थे, सो दैट उनका जो सर्विस का रास्ता है वो आसान हो जाए और वो सीधे ही अधिकारी के पद से आगे बढ़ें। सो कमीशन वॉज बॉट फॉर हिम और वो 6ठी आयरिश ड्रैगून्स में शामिल हो गए और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ही उनको वहीं के उस शहर के किसी बड़े अधिकारी की बेटी से प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो वो उसके साथ मिलने जुलने लगते हैं। उसके अधिकारियों को भी उससे कोई परहेज नहीं होता और वो उसके साथ भाग जाते हैं। लेकिन एक घटना घटती है कि एक लड़का उन्हीं की आर्मी में उस लड़की को पसंद करता है, बैरिंगटन नाम का, और उससे उनका विवाद हो जाता है। और उस ज़माने में ये प्रथा थी कि अगर 2 लोगों में विवाद हो गया है और वो सुलझ नहीं रहा तो वो आपस में डुएल करके उस विवाद को सुलटा ले सकते हैं। अब डुएल का क्या मतलब हुआ? डुएल का मतलब ये हुआ कि दोनों आमने सामने एक निश्चित दूरी पर खड़े हो जाएंगे और अपने पिस्तौल से एक दूसरे पर गोलियां दागेंगे, और जिसको पहली गोली लग जाए और वो गिर जाए वो हारा हुआ मान लिया जाता था।
बड़े समझाने के बावजूद भी जब दोनों नहीं माने और दोनों ने ये तय किया कि वी गो फॉर अ ड्यूअल, हम ड्यूअल के लिए जाएंगे, तो तय हो गया कि किस तरीके से ड्यूअल होगा, क्योंकि उसका भी एक प्रोटोकॉल होता था। उसमें एक रेफरी बनाया जाता था, जगह निश्चित की जाती थी और उनकी पिस्तौलें चेक की जाती थी, तो एक उसका भी प्रोटोकॉल होता था। तो वो पूरे पब्लिक व्यू में लोगों के सामने वो ड्यूअल होता है और जिलेस्पी की गोली से उसका विरोधी, उसका काउंटर पार्ट, एडवर्सरी मारा जाता है। और ये बड़ी घटना उस वक़्त की मानी जाती है, क्योंकि वो लड़का भी एक बड़े अच्छे परिवार का था, बड़े प्रभावशाली परिवार का था और इनको वहाँ से भागना पड़ता है। ये भाग जाते हैं, इनके खिलाफ़ मुकदमा लिखा जाता है और फिर ये कुछ समय तक फरार रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर फर्स्ट डिग्री होमिसाइड का एक मुकदमा लग जाता है। लेकिन बाद में चूँकि ये सब परिवार बहुत एफ्लुएंट थे, बहुत प्रभावशाली थे, तो आपस में बैठ के इनमें समझौता हो जाता है और फिर वो मुकदमा चलता है। उसमें गैर इरादतन हत्या का मामला और एक चार्जेस उनके ऊपर, चूँकि ये दोनों ने एक दूसरे के सहमति से इस ड्यूअल में हिस्सा लिया था, तो इसमें सीधे सीधे हत्या की तो कोई बात नहीं थी। ये तो आपस में जो चलन में था उसी के मुताबिक किया गया था। तो वो चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं और वो 1788 में पुनः आर्मी ज्वाइन कर लेता है और ट्रेनिंग के पश्चात वो लेफ्टिनेंट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न कैंपेन्स हैं उसमें हिस्सा लेने लगते हैं। तो जिलेस्पी के बहादुरी के किस्से बड़े मशहूर हैं और एक समय तक आते आते वो एक बड़ा नाम अपने आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट में बन गए थे। कहते हैं कि कैरिबियन कैंपेन जो था उनका, कैरिबियन माने जो पैसिफिक में कैरिबियन आइलैंड्स हैं, और वहाँ पर जब चढ़ाई चल रही थी तो वो मुंह में जो है ट्रूस का फ्लैग लगा के तैर के जब किनारे लग रहे थे तो उनको गोली मारी गई। वो उस गोली से भी बच जाते हैं। बताते हैं कि कैरिबियन में कभी वो एक अपने टेंट में थे तो 8 हमलावर जो है उस टेंट में उनको मारने के लिए घुस जाते हैं रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी को। रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और 7 लोगों को मार देते हैं और एक को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इससे उनकी शोहरत और बढ़ जाती है ना। मेजर हो जाते हैं, वापस इंग्लैंड आते हैं तो उनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगते हैं और काफ़ी लानत मनानत होती है। लेकिन जब जांच होती है तो उन आरोपों से उनको बरी कर दिया जाता है। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र जो है इन तमाम कैंपेन्स के बाद भारत आ जाते हैं और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के निर्देशन में वो यहाँ पर जो भी उस वक़्त हिंदुस्तान में कैंपेन चल रहे होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, है ना। उनको बहुत प्रसिद्धि मिलती है। एक बड़ा विशिष्ट कैंपेन था उनका वेल्लूर के किले को विद्रोहियों से छुड़ाने का। जब ये बंगलौर में पोस्टेड थे तो इनको खबर मिलती है कि वेल्लूर के किले पर जो है वो विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और वेल्लूर के ही किले के अंदर टीपू सुल्तान के हारने के बाद जो उनकी फैमिली है वो उस वेल्लूर के किले में ही रह रहे थे। तो ये माना जाता है कि उन्हीं के भड़काने पर विद्रोहियों ने वेल्लूर के किले पे कब्जा कर लिया है। तो जिलेस्पी जो है अपनी टुकड़ी के साथ वेल्लूर पहुंचते हैं और उस किले को बल्कि कहा जाता है कि खुद ही सीढ़ी लगा के जिलेस्पी उस किले के अंदर पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे कि उनकी टुकड़ी अंदर चली जाती है और विद्रोह को दबा देती है। तो बड़ा मशहूर किस्सा है ये। अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ें तो आपको इस किस्से के बारे में पता चलता है। तब तक ये मेजर जनरल हो जाते हैं। इसके बाद ही कॉल ऑन ड्यूटी उनको जावा सुमात्रा भेजा जाता है
जो कि डच कंट्रोल में था। ये पूरी शिद्दत के साथ वहाँ लड़ाई लड़ते हैं और जावा, सुमात्रा और ये इंडोनेशियन आर्किपेलागो जो है उसको जीतने के बाद उसको कंपनी राज में मिला लेते हैं। तो वहाँ से भी उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जाती है। उसके बाद उनका प्रमोशन हो जाता है, नाइटहुड भी मिल जाता है, सर रॉबर्ट रोलो जिलिस्पी हो जाते हैं, मेजर जनरल सर रॉबर्ट रोलो जिलिस्पी। तो ही वॉज वन ऑफ द सेलिब्रेटेड ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी और बड़ा नाम इनका हो जाता है। और उधर कोलकाता में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ये तय करते हैं कि अब गोरखों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो वो निश्चित कर देते हैं कि 1 नवंबर 1814 को ये कैंपेन आधिकारिक रूप से स्टार्ट होगा। और जिलिस्पी को ये ऑर्डर होता है कि आप अपनी ब्रिगेड को लेकर, अपनी आर्मी को लेकर देहरादून पहुँचें, वहाँ पर सबड्यू करके गोरखों को। और इस कैंपेन के जो इंचार्ज होते हैं मेजर जनरल ऑटोलोनी एक बड़ा नाम था अंग्रेज़ मिलिट्री प्रतिष्ठान में और कई लड़ाइयाँ उन्होंने जीती थी। और कभी आपको विलियम डालरिम्पल की किताब द वाइट मुगल्स पढ़ने का मौका मिले तो उनका रहन सहन ऑटोलोनी का एक नवाब की तरह था। वो कपड़े भी उस समय के नवाबों की तरह पहनना पसंद करते थे। वो वही सफ़ेद रोब में रहा करते थे और उनका जो काफ़िला चलता था वो नवाबों की तरह ही हाथी के ऊपर बैठ के चलता था और उनका भी अपना एक हरम था। तो एज ए इंग्लिश ऑफिसर वो बिल्कुल नवाबों की तरह बिहेव करते थे। तो वाइट मुगल्स में बहुत तफसील से लिखा है कि जो अंग्रेज़ यहाँ पर बड़े रक्षा प्रतिष्ठानों में जो हायर ऑफिसर्स थे उनका रहन सहन नवाबों से कम नहीं था, है ना। तो ऑटोलोनी जिलिस्पी को कहा गया कि आप देहरादून का कैंपेन निपटा के आप फर्दर वेस्ट की तरफ जाएंगे फुटहिल्स में और जनरल ऑटोलोनी के साथ मिलकर फिर बाकी का कैंपेन जो कि सतलुज नदी के पूर्वी किनारे तक चलना है और इस पूरे क्षेत्र को गोरखों से मुक्त कराना है, ये उनको आदेश दे दिया गया। अब फ़ौजें चल पड़ती हैं लुधियाना से, बरेली से और मेरठ से और वो देहरादून की तरफ कूच कर देती हैं। और कर्नल माबे के नेतृत्व में, लेफ्टिनेंट यंग के नेतृत्व में देहरादून में इस घाटी में घुसने के 3 रास्ते। और जब ये तय हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज घाटी में लड़ने के लिए आ रही है तो लोगों का आवागमन भी बढ़ जाता है। सोमनाथ गोसाई समय से सूचना दे देते हैं यहाँ पर कमांडर को, कमांडर बलभद्र थापा होते हैं, सूचना दे देते हैं कि साहब मोहन के रास्ते लोगों का आना जाना बढ़ गया है और ख़बर ये मिल रही है कि अंग्रेज़ फ़ौजें कुछ ही दिनों में जो है देहरादून घाटी पहुंच जाएंगी। अब आमने सामने की लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के बारे में सोचा बलभद्र ने, लेकिन उसको ये लगा कि अंग्रेज़ बड़ी फ़ौज आ रही है और उसके पास यहाँ पर कुल 600 लोग हैं जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो एक्टिव लगभग 400 लोगों का उनके पास यहाँ पर उपलब्धता थी। तो उन्हें ये लगा कि आमने सामने की लड़ाई में हम उनको नहीं हरा पाएंगे। तो उनके लिए ये एक बड़ा टास्क था कि वो एक ऐसी जगह ढूंढें जो माउंटेनियस हो, जो पर्वतीय हो और जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो और जहाँ वो लंबे समय तक प्रतिरोध कर सकें, जिससे कि गोरखा फ़ौजों को पूरे हिमाचल प्रदेश में, मध्य हिमालय में अपने आप को व्यवस्थित करने का मौका मिल जाए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिल जाए
और जितनी देर तक वो कंपनी की फ़ौज को यहाँ रोक सकें, ये उनको उनके पास ये टास्क आ गया कि इसको किस तरीके से करना है। तो उन्होंने जिस जगह पर आज हम बैठे हैं, इस जगह को बैटल ग्राउंड के रूप में चुना। तो बलभद्र को जब ये लगा कि अब फ़ौजें दूर नहीं हैं, तो सब काम पे लग गए। 18 अक्टूबर 1814 को गोरखों का एक बड़ा त्यौहार, जो गोरखों का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसे दसाई बोला जाता है, दशहरा बोला जाता है। दशहरा हमारे यहाँ भी खूब मनाते हैं और गोरखों में तो बहुत फैन फेयर के साथ मनाया जाता है और मांस मदिरा खूब जम के खाया जाता है। तो जब उनको खबर लगती है सोमनाथ गोसाई के द्वारा और उनके अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के द्वारा, और जो उनके आपस में खतो किताबत सभी कमांडर्स में आपस में चलती थी, उनको खबर लगती है कि अंग्रेज़ों का हमला होने वाला है, वो पूरी तैयारी के साथ हैं और फ़ौजें चल पड़ी हैं। तो वो एक जगह का चुनाव करते हैं जहां वो अपनी शर्तों पर कंपनी की फ़ौज के साथ मुकाबला कर सकें। तो वो इस जगह को ढूंढते हैं जो कि साल के जंगल में है और ऊंचाई पर ये इलाका स्थित है, जिसकी जो पश्चिमी ढलान है वो एक ड्रॉप है करीब 125 फीट का। तो वहाँ से चढ़ना बिल्कुल असंभव है। लेकिन बाकी की जो 3 दिशाएं हैं वो पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि जिसमें चढ़ाई चढ़ते हुए देहरादून घाटी से नाला पानी गांव होते हुए पहुंचा जा सकता है। तो जिस जगह का वो चुनाव करते हैं वो जगह इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा स्थान है और उसके पूरब में ढलान है, पश्चिम में एक ड्रॉप है, खड़ा ड्रॉप है जो कि 125-150 फीट तक जाता है और नीचे एक सूखी नदी के तल में जाके मिलता है, जहाँ से किसी किस्म का भी हमला असंभव है ना। तो ऐसी जगह में वो एक किले का निर्माण करना शुरू करते हैं। किला कहाँ था? किला जब ये लड़ाई ख़त्म हुई तो किले को पूरी तरीके से नेस्ताना बूंद कर दिया गया और ये कहा गया कि द फोर्ट वॉज रेज्ड टू द ग्राउंड। उस किले को जड़ तक से ख़त्म कर दिया गया, ऐसा लिखा जाता है। तो जहाँ हम बैठे हैं संभवतः यही वो स्थान है जहाँ पर इस किले को बनाया गया। और ये किला एक तरीके का मेकशिफ्ट फोर्ट था, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को लगाकर एक चौहद्दी बनाई गई और उससे एक एनक्लोजर बनाया गया जिसके अंदर गोरखा फ़ौज थी और उसमें कुछ रहने की जगह थैच रूफ से बनाई गई, यानी जो फूस की छतें होती हैं उससे मेकशिफ्ट क्वार्टर्स अंदर बनाए गए। ये पूरा इलाका जो आपके इर्द गिर्द इस समय है, ये वो स्थान है जहाँ संभवतः वो किला रहा होगा। और उसको लकड़ी के बड़े बड़े शहतीरों से, ये साल के जंगल आप देख ही रहे हैं, ये जंगल जो है ये सेकेंडरी फॉरेस्ट है, ये प्राइमरी फॉरेस्ट नहीं है। और उस समय जो जंगल रहा होगा उसको काफ़ी काटा गया होगा लकड़ियों के लिए और इन शहतीरों से उसके स्टॉकेड बनाए गए जिससे कि उस किले की तरफ आसानी से ना घुसा जा सके हैं। और जो उस किले का जो मुख्य दरवाज़ा था वहाँ पर एक बड़ी तोप लगाई गई। आज भी अगर आप इधर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो एक गांव है जिसको काला गांव के नाम से जानते हैं। तो काला गांव वाले जब खालंगा की इस पहाड़ी को देखते हैं तो वो इसको तोपों वाली घाटी बोलते हैं। तो गोरखे जो अपनी बड़ी तोप थी वो उस रास्ते से लेकर यहाँ तक आए थे और जनश्रुति में ये बात बैठ गई कि ये तोपों वाली घाटी है। तो उन्होंने अपने गेट के ऊपर एक बड़ी तोप लगाई और अच्छे से बड़े बड़े पत्थरों से
उन्होंने वो दीवारें बनाकर उस किले को महफूज कर लिया और अपना गैरिजन पूरा तैनात कर दिया। 18 को जम के दसाई मनाई गई, अपने साथियों में हौसला भरा गया और गोरखे अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके अंग्रेज़ों के इंतज़ार में वहाँ बैठ गए। और इसी पहाड़ी के नीचे एक रेवाइन है, एक खाला है जिसमें एक सदा नीरा है, यानी पेरिनियल वाटर सोर्स है। वहाँ से इस किले के लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया गया और पूरी तरीके से राशन वगैरह सब स्टॉक करके रख दिया गया। और वो अंग्रेज़ों के आने का यहाँ पर इंतज़ार करने लगे। और इधर अंग्रेज़ जो हैं वो उनको ये तारीख दी गई थी कि 1 नवंबर से आपको ये लड़ाई को लड़ना है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल माबे के नेतृत्व में एक कॉलम जो है वो मेरठ से चल पड़ती है और 4 दिन में सहारनपुर पहुंच जाती है। इसकी खबर भी जो मोहन पास से आने जाने वाले लोग थे उनके माध्यम से बलभद्र तक मिल जाती है। तो बलभद्र और भी जो है चौकन्ने होके अपने गैरिजन में बैठ जाते हैं। हाँ, और एक कॉलम जो है वो तिमली पास से लेफ्टिनेंट यंग के नेतृत्व में तिमली पास से घाटी में घुसता है और कर्नल माबे मोहन के रास्ते घाटी में घुसते हैं। और एक कॉलम जो है हरिद्वार के रास्ते आता है और 24 अक्टूबर की शाम को वो देहरादून घाटी में संभवतया जो आज परेड ग्राउंड का इलाका है या उससे और इधर जहाँ सर्वे चौक और रिस्पना नदी का पुल है, जहाँ आज की तारीख में वहीं कहीं आसपास अपना कैंप लगा लेते हैं और बैठक करते हैं, है ना। और शाम को आके वो इलाका ये देखते हैं कि भाई ये किस तरीके के इलाके में गोरखों ने अपना किला जो है वो खड़ा किया है। और 24 की रात को ही एक दूत, कर्नल माबे एक दूत के हाथों एक पत्र बलभद्र के लिए भेजते हैं और आधी रात को वो दूत इस किले में दाखिल होता है और बलभद्र को जगाया जाता है और वो उस पत्र को बलभद्र को देते हैं। और उसमें लिखा होता है कि आप जल्द से जल्द आपको घेर लिया गया है, आप जल्द से जल्द इस आत्मसमर्पण कर दें और ये किला जो है वो अंग्रेज़ों को और कंपनी की आर्मी को सौंप दें। बलभद्र गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। बलभद्र कहते हैं कि मुझे रातों को उठाए जाने की आदत नहीं है। अपने कमांडर से कहो कि हमारा मुकाबला, हमारी मुलाकात युद्ध के क्षेत्र में होगी। जब दूत ये वापस जाके कर्नल माबे को बताता है तो कर्नल माबे को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 400-500 लोग और हमारी 53rd रेजिमेंट और नेटिव इन्फेंट्री कुल मिला के लगभग 3500 लोगों की आर्मी और उसमें आयरिश ड्रैगून्स, उसमें पायनियर्स जो कि सीढ़ियाँ लगा के किलों पे चढ़ने के लिए स्पेशलिस्ट हैं, ब्रिज बनाने में स्पेशलिस्ट हैं। कुल मिला के 3500 लोगों की आर्मी, उनके साथ हाथी हैं, उनके साथ आयरिश ड्रैगून के घुड़सवार हैं, उनके साथ 8 6 पाउंडर्स हैं, 4 12 पाउंडर्स हैं और होविट्जर गन्स हैं और पूरी आर्टिलरी है और मैचलॉक राइफल्स हैं। तो उनको ये लगता है कि हमारी इतनी बड़ी सेना का मुकाबला ये गोरखे कैसे कर पाएंगे। तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है और अगले दिन ही वो हाथी के ऊपर 2 पीस तोपों के रखकर यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, नीचे तक आ जाते हैं और ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं और कुछ गोले दागते हैं, लेकिन उन गोलों का कोई असर इस किले पे नहीं पड़ता, बिल्कुल बेअसर साबित होते हैं। अभी तक रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी नहीं पहुंचे हैं और माबे रिट्रीट कर लेते हैं और जिलेस्पी के आने का इंतज़ार करते हैं। 4 दिन बाद जिलेस्पी पहुंच जाते हैं।
सभी कमांडर्स की बैठक होती है और ये तय होता है कि अगले दिन रेकी करके रिकॉनेसेंस पार्टी भेज के वो इस इलाके का पूरा जायज़ा ले लेते हैं और ये तय होता है कि अगले दिन पूरी ताकत के साथ हमला बोला जाएगा। कमांडर मेजर जनरल जिलेस्पी आ गए हैं और जिलेस्पी जब चलते थे तो अकेले तो चलते नहीं थे। मेजर जनरल आ रहा है तो उसका जो रेटिन्यू है, जो उसका काफिला है, वही 400-500 लोगों का होता है। उसमें उसके कपड़े धोने वाले, उसमें उसके खानसामे, उसमें उसके जो है एम्यूनेशन बियरर्स, उसमें उसके जो इंग्लिश बैंड होता है जिसमें विशेषकर एंग्लो इंडियंस लोग रखे जाते थे, वो सब लोग होते हैं। तो 400-500 का काफिला तो अकेले रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी का ही होता है ना। तो जिलेस्पी को ये लगता है कि जब मैंने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं दुनिया में और वेल्लोर जैसे किले को मैंने जो है चुटकियों में जीत लिया, तो इस मेकशिफ्ट फोर्ट की क्या बिसात है। तो ये तय होता है कि अगले दिन 30 अक्टूबर को यहाँ पर हमला किया जाएगा और हमले का समय 9 बजे का रखा जाता है और 4 कॉलम में आर्मी को बांट दिया जाता है। 3 कॉलम 3 दिशा से आक्रमण करेंगे जिससे कि दुश्मन डिस्ट्रैक्ट हो, जिससे कि उसकी जो अटेंशन है उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, और 1 कॉलम सीधे सीधे नीचे से ऊपर चढ़ेगा और वो हमला कर देगा। और ये तय हुआ कि 9 बजे सिग्नल गन फायर की जाएगी और तीनों कॉलम एक साथ चलेंगे, एक काला गांव की साइड से और एक अस्तल वाली साइड से और एक नीचे नाला पानी वाली साइड से, और एक जो बड़ी फौज है वो सामने से इसके ऊपर हमला करेगी। ठीक 9 बजे जिलेस्पी सिग्नल गन फायर करने का आदेश देते हैं और लड़ाई शुरू करने का आदेश देते हैं और उधर से गोले दागने शुरू हो जाते हैं। ये तीनों कॉलम जो हैं ये या तो सिग्नल गन को देख नहीं पाते या उनको लगता है कि ये समय से पहले दाग दिया गया, या वो आपस में जो है इस बात को नहीं समझ पाते कि ये हमला करने का समय आ गया है। तो इधर तीनों कॉलम नहीं पहुंचते अभी समय से और उधर से हमला शुरू हो जाता है और इधर से गोरखे भी ज़बरदस्त तरीके से अपनी तोप से गोले चलाने लगते हैं, अपनी बंदूकों से गोलियां चलाने लगते हैं और धीरे धीरे लड़ाई जो है वो क्लोज़ होने लगती है। नीचे से लगातार बमबारी हो रही है और धीरे धीरे करके ये लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो नीचे आपको ये इलाका दिखाई दे रहा है, इसमें और नीचे जहाँ अंग्रेज़ों ने कैंप किया है उसमें करीब 600 गज का फासला है। इस 600 गज के फासले को उन्होंने पाटना है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है। जब वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं इस किले के, तब जाके जो है जिलेस्पी ऑर्डर करते हैं पायनियर्स को कि आओ और अब सीढ़ियाँ लगाने का समय आ गया है और पुट अप द लैडर्स सो दैट दे कैन क्लाइंब द लैडर एंड दे कैन एंटर द फोर्ट। पर बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध का सामना उनको गोरखों की तरफ से करना पड़ता है। जो नेटिव इन्फेंट्री है और 53rd रेजिमेंट है वो धीरे धीरे इसकी तरफ किले की तरफ बढ़ने लगती है। ज़बरदस्त गोलाबारी हो रही है, बड़ा भारी नुकसान जो है अंग्रेज़ों को हो रहा है और अंग्रेज़ जो हैं कोई भी प्रभावी हमला या प्रभावी नुकसान किले को पहुंचाने की स्थिति में नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे कि जिलेस्पी की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जाती है। जिलेस्पी और उत्तेजित होते चले जाते हैं। तो जिलेस्पी ऑर्डर करते हैं पायनियर्स को कि वो आएँ और लैडर्स लगाएं। तो लेफ्टिनेंट ओहारा जो कि एडजुटेंट हैं जिलेस्पी के, वो पायनियर्स को आदेश करते हैं और पायनियर्स जो है अपनी सीढ़ियाँ लेके बिल्कुल नज़दीक तक पहुंच जाते हैं किले के। और वो सीढ़ियाँ जब लगाने की कोशिश करते हैं तो जो लेफ्टिनेंट हैं पायनियर्स के, उनको गोली लगती है और वो गिर जाते हैं।
तो ये पायनियर्स का ये वाला जो कदम है ये प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाता है और जिलेस्पी की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। इसी दौर में वो तीनों कॉलम भी नज़दीक आने लगते हैं और लड़ाई बहुत तेज़ी से अपना भयावह रूप ले लेती है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद, इतनी भयंकर गोलाबारी के बावजूद गोरखों को कोई बड़ा नुकसान दिख नहीं रहा है और आसपास गोरखों ने यहाँ पर छोटे छोटे हट्स बनाए हुए हैं फूस की छतों के और पायनियर्स और अंग्रेज़ जो सिपाही हैं फ़ौज के वो उन हट्स में जाकर छुप के किले की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं और गोरखे उन हट्स में आग लगा देते हैं और उस आग लगने से बहुत सारे कंपनी के जवान उस आग में मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। ऐसे में जिलेस्पी की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जाती है और इतने में ही फिर वो अपनी जो उनकी अपनी आयरिश ड्रैगून्स हैं जो कि उनकी अपनी पलटन है, उसको आदेश करते हैं कि वो आगे बढ़ें और इधर नेटिव जो रेजिमेंट थी उसके जो जवान थे वो आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि why did these soldiers of native infantry they sulked? वो आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, वो पीछे भी नहीं हट रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह मोर्चे पे बने हुए हैं, मर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। ये इतिहास का एक ऐसा, मिलिट्री हिस्ट्री का एक ऐसा अध्याय है या ऐसी घटना है जिसको रेजिमेंट की 53rd रेजिमेंट की हिस्ट्री से ओमिट कर दिया गया है। लेकिन कहीं भी कहा जाता है कि शायद वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से नाराज़ थे, इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़े और ऐसे में जिलेस्पी की फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको ये लगता है कि जहाँ मैंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया और दुश्मन को जो है धूल चटाई है, ये 400-600 आदमी जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जो कि इस लड़ाई में अपना अपना रोल भी निभा रहे हैं। बताया जाता है कि पत्थरों से भी महिलाएं जो हैं वो पत्थर फेंक फेंक के कंपनी फ़ौज के ऊपर उनको नुकसान पहुंचा रही थी। तो बहुत माहौल गर्म हो जाता है और जिलेस्पी एक हाथ में अपनी कैप, एक हाथ में अपनी तलवार और अपने आयरिश ड्रैगून्स को ललकारते हैं कि कम फॉर द कंट्री ऑफ डाउन, लेट्स चार्ज और उनके जो अपनी पलटन के जवान थे वो उनके साथ आगे बढ़ते हैं और जिलेस्पी भी जो है अपनी उत्तेजना में या अपने फ्रस्ट्रेशन में आगे बढ़ते हैं और तभी एक गोली गोरखे की, किसी गोरखे सैनिक की बंदूक से निकलती है और सीधे जिलेस्पी के दिल में जाके लगती है। जिलेस्पी गिर पड़ते हैं। लेफ्टिनेंट ओहारा जो कि उनके एडजुटेंट हैं वो भी वहीं मारे जाते हैं। बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बहुत कम होता है कि इतना बड़ा अधिकारी, फ़ौज का इतना बड़ा अफसर जो कि मेजर जनरल रैंक का है, वो पहले दिन ही किसी लड़ाई में मारा जाए। अंग्रेज़ फ़ौज में अफरा तफरी मच जाती है। द नेक्स्ट कमांडिंग ऑफिसर कर्नल माबे कैंपेन को उसी वक्त रोक देते हैं और जनरल की लाश को लेकर वापस कैंप में आ जाते हैं। लड़ाई रोक दी जाती है। दिल्ली चिट्ठी लिख दी जाती है कि वी नीड मोर रीइंफोर्समेंट्स, हमें और कुमुक चाहिए और जब तक हमारे पास और कुमुक नहीं आएगी हम इस कैंपेन को सस्पेंड रखेंगे और जब कुमुक आ जाएगी तो हम इसको फिर रिज्यूम करेंगे। तो 1 महीने के लिए ये कैंपेन रद्द कर दिया जाता है। गोरखों को पुनः अपने आप को रीइंफोर्स करने का समय मिल जाता है और अंग्रेज़ जो है अपने दून घाटी में स्थित कैंप में रिटायर कर जाते हैं। सारी की सारी फ़ौज वहाँ पर इंतज़ार करने लगती है कि दिल्ली से जब बैटरिंग ट्रेन आएगी तब जाके ये कैंपेन दोबारा शुरू होगा।
बहुत नुकसान हुआ कंपनी की फ़ौज को। कई ऑफिसर मारे गए, कई घायल हुए और जवानों में भी भारी संख्या में कैजुअल्टीज़ हुई और बैटरिंग ट्रेन के इंतज़ार में कैंप कर लिया गया और इधर गोरखों को रीएनफोर्समेंट करना, अपनी रसद की पूर्ति करना, अपने घायलों का इलाज करना, इन सब के लिए पर्याप्त टाइम मिल गया। अब चूँकि अंग्रेज़ अभी तक इस घाटी पे काबिज नहीं हुए थे और यहाँ कोई ऐसा ग्रेवयार्ड भी या कब्रिस्तान भी उनके लिए नहीं था जहाँ जिलेस्पी को दफनाया जा सके, उनके शरीर को, उनकी बॉडी को मेरठ भेजा गया। एक रम के ड्रम में उनकी बॉडी को रखा गया जिससे कि उनका शरीर ख़राब ना हो और उसको मेरठ ले जाया जाता है और मेरठ में उनके शरीर को दफना दिया जाता है। आज भी अगर आप मेरठ जाएं तो मेरठ में जो अंग्रेज़ों का ग्रेवयार्ड है उसमें जो सबसे ऊंची मीनार वाली कब्र है वो मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी की ही है, जो कि ये मीनार जो है 1860 में उनकी अपनी आयरिश ड्रैगून्स ने मेरठ में बनवाई और इस प्रकार से एक ऑफिसर के कैरियर का अंत हुआ। बहुत चर्चा का विषय लोगों में रहा और मिलिट्री हिस्टोरियंस में जो लोग आर्मी की हिस्ट्री लिखते हैं उसमें भी ये बड़ा चर्चा का विषय रहा कि एक इतना बड़ा सेलिब्रेटेड ऑफिसर जो कि अपने बहादुरी के जिसकी बहादुरी के किस्से बहुत मशहूर थे, वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है। कहते हैं कि अगर जिलेस्पी ने इस क्षेत्र का पूरी तरीके से भ्रमण किया होता और यहाँ की जो यथास्थिति है, यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको ठीक से समझा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ती। जिलेस्पी जैसा ऑफिसर इतने उत्साह में और इतनी जल्दबाजी में इतने महत्वपूर्ण कैंपेन को अंजाम देता है और उसकी कीमत उसको अपनी जान देके चुकानी पड़ती है। या तो वो गोरखों की टैक्टिक्स को, उनकी रणनीति को नहीं समझ पाए, या वो जानते ही नहीं थे कि किस तरीके से माउंटेन गुरिल्ला वॉरफेयर किया जाता है, क्योंकि अभी तक तो वो भारत के मैदानों में ही लड़ रहे थे। पहली बार उनका सामना उन लोगों से हुआ जो कि पहाड़ों में लड़ने के आदी थे और बैटल हार्डन थे, लड़ाई में उस्ताद थे। और क्लोज क्वार्टर्स की लड़ाई के बारे में तो आपको बताया ही है कि अगर गोरखा आपके नज़दीक आ जाए लड़ते लड़ते तो और उसके हाथ में खुखरी हो तो आपके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो खैर दोबारा से रिकूप किया, बैटरी ट्रेन रसद कुमुक दिल्ली से आ गई। दिल्ली में मेटकाल्फे जो वहाँ पर रेसिडेंट थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने विलियम बेली फ्रेज़र को ये जिम्मेदारी दी कि वो राजा सुदर्शन शाह से संपर्क करें ताकि गोरखों को हराने के बाद उनको रीइंस्टेट किया जा सके, उनको दोबारा से राजगद्दी पे बिठाया जा सके और यहाँ का शासन सुचारू हो सके। तो फ्रेज़र जो है अपनी खोज में लग जाते हैं और निमंत्रण दे देते हैं सुदर्शन शाह को कि वो दिल्ली में आके रेसिडेंट से मिलें। और इधर जब बैटरी ट्रेन आ जाती है तो नवंबर 24 के बाद फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। कर्नल माबे पूरा का पूरा किला घेर लेते हैं और उसी प्रकार से लगातार बमबारी शुरू हो जाती है। और तभी अंग्रेज़ों को ये गुप्त सूचना मिलती है कि किले के पीछे जो खाला है
जिसमें सदा नीरा पानी बहता है, पेरिनियल वाटर सोर्स है, जहाँ से गोरखे अपना पानी अपनी गैरिजन के लिए, अपने मोर्चे के लिए लाते हैं। उस पानी पर अंग्रेज़ कब्ज़ा कर लेते हैं और पानी की सप्लाई किले के लिए रुक जाती है। अब बिना पानी के गोरखे मुकाबला कर रहे हैं, लगातार बमबारी हो रही है और बिना पानी के गोरखों का हौसला पस्त हो रहा है। धीरे धीरे अंग्रेज़ फ़ौज कदम दर कदम, इंच दर इंच ग्राउंड को कवर करते हुए इस किले के बहुत नज़दीक तक पहुंच जाती है और भयंकर गोलाबारी करती है। 2 दिन तक बिना पानी के गोरखा गैरिजन लड़ाई लड़ता है पूरी बहादुरी के साथ और ऐसा लगता है कि लड़ाई के अंतिम क्षण आ गए हैं। और यही काम अगर जिलेस्पी 1 महीना पहले कर लिए होते तो शायद उनको अपनी जान की कीमत ना चुकानी पड़ती। खैर, ज़बरदस्त गोलाबारी हो रही है अंदर, किले के अंदर अच्छे से गोले मारे जा रहे हैं। कई जगह से किला ब्रीच हो गया है और लेकिन अंग्रेज़ फ़ौज का साहस उसमें सीधे सीधे अंदर घुसने का नहीं हो रहा है। 30 तारीख की रात को 12 बजे के आसपास बलभद्र थापा अपने 70 साथियों के साथ किले से बाहर निकलते हैं और उनके बाहर निकलते ही कंपनी की फ़ौजों में सन्नाटा छा जाता है, गोलाबारी बंद हो जाती है और वहीं से ऐलानिया बलभद्र थापा कहते हैं कि ये किला अभिशप्त है, इसको जीता नहीं जा सकता। हम अपनी मर्जी से इस किले को छोड़ रहे हैं। और ये कहकर अपने 70 साथियों के साथ रात के अंधेरे में साल के जंगल में विलीन हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह जब अंग्रेज़ फ़ौजें इस किले के अंदर घुसती हैं तो वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह जाती हैं। वहाँ हर तरफ शत विक्षत शव पड़े हैं, घायल हैं, उनको इलाज के लिए भेज दिया जाता है और इस किले को ज़मीन तक रेज़ कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। उधर एक कुमुक बलभद्र थापा का पीछा करने के लिए भेज दी जाती है। बलभद्र थापा यहाँ से होकर सौड़ा सरोली से होते हुए मसूरी की पहाड़ियों पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से निकलते हुए यमुना को पार करके जौतगढ़ के किले में अपनी सेवाएं देने पहुँच जाते हैं। इधर गोरखों का सफाया हो गया और ये लड़ाई अंततः अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज ने भारी कीमत चुकाकर 20 ऑफिसर इसमें हताहत हुए, सैकड़ों जवान इसमें हताहत हुए। ये लड़ाई जीत लेती है और ये कैंपेन फिर सीधे हिमाचल प्रदेश की तरफ चले जाता है। बलभद्र थापा का उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी है कि जिस बहादुरी के साथ बलभद्र ने ये लड़ाई लड़ी और उसके बाद लगातार जितने भी किले हिमाचल प्रदेश में थे उन सभी कैंपेन्स में उसने उन किलों की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी। एक के बाद एक किले पे लड़ते रहे, छोड़ते रहे, लड़ते रहे, छोड़ते रहे, बच गए। और उसके बाद जब उनको लगा कि ये लड़ाई अब ख़त्म हो रही है अंग्रेज़ों के साथ, तो वो राजा रणजीत सिंह की फ़ौज में शामिल हो जाते हैं बलभद्र थापा
और बलभद्र थापा राजा रंजीत सिंह की फौज में जनरल के रूप में अपने साथियों के साथ सेवाएं देते हैं और 1822 में राजा रंजीत सिंह के अफ़गान कैंपेन में अफ़गानिस्तान में अपने सभी साथियों के साथ मारे जाते हैं। तो बलभद्र एक हीरो के रूप में उभरते हैं और इसीलिए जो स्मारक हमने सहस्त्रधारा रोड पर देखा, उस स्मारक के एक प्लाक पे लिखा है कि यह स्मारक हमारे बहादुर विरोधी बलभद्र थापा और उसके साथियों के लिए भी है। तो खलंगा का युद्ध, बलभद्र थापा की बहादुरी, जिलिस्पी की मौत पहले दिन ही लड़ाई के, और किस बहादुरी के साथ गोरखों ने बहुत छोटी संख्या होते हुए भी, बहुत कम संख्या होते हुए भी अपनी लड़ाई को अंजाम दिया और अंग्रेज़ फ़ौज को, जो कि कई गुना ज़्यादा थी, कई गुना उनके पास हथियार थे, उसके बावजूद उनको 1.5 महीने तक इस मेकशिफ्ट जल्दी में बनाए गए किले में रोक के रखा। इस वजह से बैटल ऑफ नालापानी, खलंगा की लड़ाई इस इलाके के सैन्य इतिहास में अमर हो गई है। और इस लड़ाई के बाद इस पूरी घाटी और उस पूरे इलाके का भविष्य भी इस लड़ाई के बाद से निर्धारित हो गया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। युद्ध खत्म होता है और बहुत सारे घायल अंग्रेज़ गोरखों के ले जाते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो ये बड़ा किस्सा मशहूर है। एक गोरखा जिसको गोली लगी जबड़े पे, जिसका जबड़ा टूट गया, उसको अंग्रेज़ ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं। और जब वो ठीक हो जाता है तो वो एक अंग्रेज़ से बोलता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन ये बताएं कि मेरी पलटन कहाँ है ताकि मैं फिर आपसे लड़ सकूं। सो गोरखों का युद्ध के प्रति ये जज्बा बड़ा हैरानी कर देने वाला रहा अंग्रेज़ों के लिए। और यही पृष्ठभूमि थी जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में कैप्टन यंग के प्रयासों से गोरखों को अंग्रेज़ों की आर्मी में भर्ती करना शुरू किया। फर्स्ट गोरखा, सेकंड गोरखा, सिरमौर बटालियन, और उसके बाद सपाटू में उनका गोरखा रेजिमेंट का केंद्र बना। और लगातार बाद के अंग्रेज़ों के कैंपेन्स में गोरखे अहम योगदान करते रहे। 1825 में जब अंग्रेज़ जाट राजा भरतपुर में के खिलाफ कैंपेन में थे और लगातार बमबारी के बावजूद मशहूर जाटों के मिट्टी के किले, जिन पे उनके गोलों का कोई असर ही नहीं था, गोरखों की मदद से उन किलों को जीतने में अंग्रेज़ों ने सफलता पाई। 1857 की लड़ाई में भी इंडियन म्यूटनी को या विद्रोह को या आज़ादी की पहली लड़ाई के विद्रोह को दबाने में भी गोरखों का भरपूर इस्तेमाल। ये पहला मौका था कि गोरखे अपने देश की सेना के अलावा दूसरे देश की सेनाओं में भी काम करने लगे। आज़ादी के बाद अंग्रेज़ भी ब्रिटिश रॉयल आर्मी की गोरखा रेजिमेंट को अपने साथ, उसके बड़े हिस्से को अपने साथ वापस इंग्लैंड ले गए और यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को एक रेजोल्यूशन लाना पड़ा
क्योंकि ऐसे सैनिकों को जो अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश की सेना में काम करते हैं, टेक्निकली उनको मर्सनरी कहा जाता है। तो गोरखों की वजह से यूएन को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ा, जैसा कि फ्रेंच लीजन के लिए करना पड़ता है कि गोरखे अपने देश की सेना के अलावा दूसरे देश की सेनाओं में भी अपना योगदान कर सकते हैं और मर्सिनरीज नहीं कहलाते हैं। मर्सनरी का मतलब भाड़े के हत्यारे होता है। तो इस लड़ाई से एक फ़ायदा ये हुआ कि सुदर्शन शाह को ढूंढ लिया गया, उन्हें दिल्ली बुलाया गया और उनके साथ ये ट्रीटी हुई कि वो एक बड़ा हिस्सा गढ़वाल और कुमाऊं का वार इंडिमिनिटी के रूप में, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, जिसके चलते देहरादून, जौनसार, बाबर, पौड़ी, गढ़वाल, और चूँकि कुमाऊं में कोई राजतंत्र नहीं था उस दौर में भी, तो कुमाऊं का पूरा हिस्सा अंग्रेजों के हाथ आ गया और एक नई इबारत इस घाटी के इतिहास में लिखी जाने लगी। इस पूरे युद्ध के फॉल आउट ये रहे कि ये पूरा का पूरा इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आ गया और अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन देहरादून में आकर काम करने लगा। और फिर आगे की कहानियाँ तो आगे सुनाई जाएंगी कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों के आने के बाद इस घाटी का नाम बढ़ा और कैसे मसूरी जैसे हिल स्टेशन, चक्राता जैसे हिल स्टेशन अस्तित्व में आए। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि गोरखों ने बड़ी बहादुरी से इस पूरी लड़ाई को लड़ा और उसके नायक भक्ति थापा, जिन्होंने मलौन के किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दी, अमर सिंह थापा, जो कि जिनको कि मध्य हिमालय का नेपोलियन हम कह सकते हैं, और ये लड़ाई जो है संगोली संधि के रूप में जाकर ख़त्म हुई, जिससे गोरखों को सेफ पैसेज मिला। जो लोग वापस नेपाल जाना चाहें या जो लोग अंग्रेज फ़ौज में शामिल होना चाहें, और साथ ही साथ नेपाल और भारत के इस भूभाग की सीमाबंदी भी उसी संगोली संधि 1815 के माध्यम से आज हमको मिलती है। आज भी भारत और नेपाल के बीच में कोई विवाद होता है, सीमा विवाद होता है, पानी का विवाद होता है, तो उसको भी इस संगोली संधि के मद्देनज़र उसके जवाब उसी में ढूंढे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही क्रूर शासन का अंत था और उससे इस क्षेत्र के इतिहास की नई इबारत लिखने का काम शुरू हुआ। और हम इस निगाह से देखते हैं कि अगर अंग्रेज़ इस लड़ाई में ना कूदे होते तो संभवतः ये क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं ये आज भी नेपाल का एक हिस्सा होता। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।